नमस्कार। आजकल एक हथियार सिस्टम की बहुत चर्चा हो रही है। नाम है ATCMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। तो भाई ये क्या है और अचानक से इतना जरूरी क्यों हो गया है? चलिए इसी पर आज बात करते हैं। बात शुरू होती है इस एक लाइन से, एक महत्वपूर्ण विकास। ये शब्द यूक्रेन की सेना के हैं जब उन्होंने ACTAMS का इस्तेमाल किया। अब देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सीधा सीधा इशारा है कि ये हथियार किसी भी जंग का पासा पलटने का दम रखता है। तो ये महत्वपूर्ण विकास आखिर है क्या चीज? समझने के लिए हमें चलना होगा युद्ध के मैदान से लेकर दुनिया भर की हेडलाइंस तक। सबसे ताजा मामला देखिए। यूक्रेनी सेना ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया और वो भी रूस के अंदर मौजूद मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करने के लिए। बस इसी एक घटना के बाद एटाकम्स का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। लेकिन सवाल ये है कि ये हथियार आया कहां से? इसकी जड़ें आज में नहीं बल्कि दशकों पुरानी हैं। कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के दौर से। इसका सफर ना बड़ा ही दिलचस्प रहा है। देखिए, 80 के दशक में इसे बनाया गया था, सोवियत यूनियन के जो लॉन्ग रेंज सिस्टम थे उनको टक्कर देने के लिए। फिर 1991 में पहली बार इसका असली इस्तेमाल हुआ, फारस की खाड़ी के युद्ध में। और अब यूक्रेन में इसका इस्तेमाल मानो इसके इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर जोड़ रहा है। तो चलिए अब बिल्कुल साफ साफ समझते हैं कि ATACMS है क्या। आसान भाषा में ये सतह से सतह पर, मतलब जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की एक पूरी सीरीज है और इसे बनाती है अमेरिका की जानी मानी कंपनी लॉकहीड मार्टिन। अच्छा, भले ही ये एक अमेरिकी सिस्टम है, पर इसका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका ही नहीं करता। दुनिया भर में अमेरिका के जो बड़े सहयोगी देश हैं वो भी इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहरीन, ग्रीस, साउथ कोरिया और भी कई देश। तो ठीक है, इतिहास तो हमने जान लिया। अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इस मिसाइल के हार्डवेयर में ऐसा क्या खास है। इसकी खूबियों पर जरा नजर डालते हैं। इसकी रेंज है करीब करीब 305 किलोमीटर। ये सॉलिड फ्यूल पर चलती है और इसका गाइडेंस सिस्टम इतना जबरदस्त है कि मौसम कैसा भी हो, दिन हो या रात, ये अपने टारगेट को ढूंढ ही लेती है। और सबसे बड़ी बात, इसे M270 MLRS या फिर हिमार्स जैसे मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी दागा जा सकता है। और अब कीमत की बात जरा सुनिए। एक मिसाइल की कीमत है करीब $1.5 मिलियन। जी हां, इससे अंदाजा लगता है कि टेक्नोलॉजी कितनी महंगी और जाहिर है कितनी पावरफुल है। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ रेंज या स्पीड में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये कितनी वर्सेटाइल है। मतलब ये मिशन के हिसाब से अलग अलग तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। मोटे तौर पर इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक है क्लस्टर बॉम्बलेट्स, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं जो एक बड़े एरिया में फैलकर छोटे छोटे टारगेट्स को तबाह कर देते हैं। और दूसरा ऑप्शन है एक सिंगल बड़ा हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड। ये वाला बंकर जैसी मजबूत बड़ी इमारतों को उड़ाने के काम आता है। लेकिन रुकिए, इसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बात इसके वॉरहेड नहीं है। इसकी असली ताकत छुपी है इसके उड़ने के अंदाज में। और वो अंदाज ये है कि ये मिसाइल पहले बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाती है और फिर अपने टारगेट पर लगभग सीधी और बेहिसाब रफ्तार से गिरती है, और यही चीज इसे रोकना लगभग नामुमकिन बना देती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे परखने का समय आ गया है। एक छोटा सा सवाल, देखते हैं कितना ध्यान दिया गया है। तो सवाल यह है कि ATACMS की उड़ान की वो कौन सी खास बात है जो इसे इंटरसेप्ट करना यानी रोकना इतना मुश्किल बना देती है। ऑप्शन है A, क्या ये बीच रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है। B, क्या इसकी बहुत ज्यादा ऊंचाई और नीचे आने की जबरदस्त स्पीड वजह है। C, क्या इस पर कोई स्टेल्थ कोटिंग है जो इसे रडार से छिपाती है। या D, हिमार्स जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च होना। जरा सोचिए। और सही जवाब है B, इसका बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाना और फिर बिजली की रफ्तार से नीचे आना, ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को सोचने समझने का वक्त ही नहीं देता। और बस यही एक चीज ATACMS को आज के दौर में एक असली गेम चेंजर बना देती है। अरे भाई, ट्रैफिक जैम एक ऐसी मुसीबत है ना जिससे हम सब रोज परेशान होते हैं। लगता है यार इसका तो कोई हल ही नहीं है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका सॉल्यूशन ज्यादा सड़कें बनाने में है ही नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में छिपा है। चलिए आज गुड़गांव के एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। और पता है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है,
यही तो असली मुद्दा है। ये कहानी सिर्फ किसी फैंसी टेक्नोलॉजी की नहीं है, नहीं, ये कहानी है उस नई सोच की जिसने गुड़गांव जैसे तेजी से बढ़ते शहर की शायद सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक को हल करने का बीड़ा उठाया। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। बात हो रही है गुड़गांव की, एक ऐसा शहर जो आप जानते ही हैं रॉकेट की स्पीड से ग्रो हुआ, और इसके साथ ही आया ट्रैफिक का एक ऐसा जंजाल, एक ऐसा ग्रिडलॉक जिसमें हर कोई फंस गया था। मतलब सड़कों पर घंटों जाम में फंसे रहना तो वहां की डेली लाइफ का हिस्सा बन गया था। तो सवाल यह है कि इस चैलेंज से निपटा कैसे गया? गुड़गांव पुलिस ने एक नया टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं था। नहीं, ये तो ट्रैफिक को देखने का, उसे हैंडल करने का एक बिल्कुल ही फ्रेश नजरिया था। तो इस सिस्टम में आखिर है क्या? जरा इमेजिन कीजिए, एक सिंगल सेंट्रल डैशबोर्ड जहां जियो लोकेशन से सब कुछ लाइव दिख रहा है। अच्छा, किस जंक्शन पर जाम लगा है, ट्रैफिक का फ्लो कैसा है, कौन सा ऑफिसर कहां पर ड्यूटी पर है, सब कुछ, आई मीन एवरीथिंग, एक स्क्रीन पर। फील्ड पर जो अफसर हैं वो अब कागजी कार्रवाई नहीं करते, सीधे डिजिटल रिपोर्ट भेजते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये सारा डेटा शहर के दूसरे डिपार्टमेंट्स के डेटा से भी इंटीग्रेट हो रहा है। पर यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। देखिए, ये सारे टेक्निकल फीचर्स तो जबरदस्त हैं ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली गेम चेंजर टेक्नोलॉजी नहीं है। असली इनोवेशन तो वो सोच है, वो फिलॉसफी है जिसके ऊपर ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। और वो फिलॉसफी है स्टैनफोर्ड डिजाइन थिंकिंग। अभी कोई भारी भरकम टेक्निकल टर्म नहीं है, घबराइए मत। ये तो बस प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक ह्यूमन तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसे दुनिया की टॉप कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, और अब वही तरीका गुड़गांव की सड़कों पर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल आता है कि ये डिजाइन थिंकिंग है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कहता है कि भाई, कोई भी सॉल्यूशन बनाने से पहले उन लोगों को समझो जिनकी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। मतलब टेक्नोलॉजी बाद में, पहले इंसान। और ये काम करता है 5 सिंपल स्टेप्स में। देखो, सबसे पहले यूजर्स की ज़रूरतें समझो, फिर असली प्रॉब्लम को डिफाइन करो, उसके बाद जितने आइडियाज आ सकते हैं सब पर ब्रेनस्टॉर्म करो, फिर उन आइडियाज के छोटे छोटे सिंपल मॉडल्स बनाओ जिन्हें हम प्रोटोटाइप कहते हैं, और आखिर में इन प्रोटोटाइप्स को रियल यूजर्स के साथ टेस्ट करो। और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक बेस्ट सोल्यूशन हाथ ना लग जाए। अच्छा, तो ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, पर सवाल ये है कि ग्राउंड पर इसका असर क्या हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे कियोस्क से कोऑर्डिनेशन की तरफ ये सिस्टम आगे बढ़ा। आप बस बदलाव का स्केल समझिए। पहले क्या होता था, इन्फॉर्मेशन एक स्लो रिले रेस की तरह चलती थी। ग्राउंड पर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो खबर कई लेयर्स से गुजरते गुजरते कंट्रोल रूम तक पहुंचती थी, और इस सब में कीमती वक्त जाया हो जाता था। और अब फील्ड ऑफिसर एक क्लिक करता है, लोकेशन और फोटो के साथ सीधा अपडेट कंट्रोल रूम में। मतलब इन्फॉर्मेशन की स्पीड कछुए की चाल से सीधे बिजली की रफ्तार पर आ गई। इसे और अच्छे से समझने के लिए जरा सोचिए कि पहले इंफॉर्मेशन को कितने लोगों की एक लंबी चेन से गुजरना पड़ता था। पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी रुकावट यही तो थी। पूरे 20 इंस्पेक्टर, कोई भी अपडेट कंट्रोल रूम तक पहुंचने से पहले इन 20 लोगों से होके गुजरता था। आप बस इमेजिन कीजिए कि इसमें कितनी देर लगती होगी, और तो और बात यहां से वहां पहुंचते पहुंचते कितनी बदल जाती होगी। और अब वो लंबी धीमी चेन पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इंफॉर्मेशन अब सीधे ऑन ग्राउंड लोगों से आती है। 20 इंस्पेक्टरों की जगह अब 120 जोनल ऑफिसर्स, जी हां 120, और ये सीधे कंट्रोल रूम को अपडेट करते हैं। ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन की पावर है। इसका सीधा मतलब है एक्शन लेने का टाइम ड्रास्टिकली कम हो गया है। और हां, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस के स्पोक्सपर्सन ने खुद इस बात को कंफर्म किया है। उनका कहना है कि इस सिस्टम से ये अश्योर्ड है कि हर इनपुट पर टाइमली और इफेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। तो आखिर में एक बिग पिक्चर क्या है? इस पूरे प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है? सिर्फ गाड़ियों को तेजी से चलाना नहीं, बल्कि ट्रैफिक जाम कम करना, एक्सीडेंट्स को रोकना, सड़कों को ज्यादा सेफ बनाना, और सिस्टम में हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को मजबूत करना। देखिए, ये तो बस एक शुरुआत है। गुड़गांव का ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि जब हम प्रॉब्लम्स को सही नजरिए से देखते हैं ना, तो सॉल्यूशंस भी सही मिलते हैं। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? तो इस पूरी कहानी का मेन टेकअवे क्या है, सबसे बड़ी सीख क्या है?
वो ये कि बेस्ट सॉल्यूशंस सिर्फ फैंसी टेक्नोलॉजी बनाने से नहीं आते, वो आते हैं प्रॉब्लम को ह्यूमन लेवल पर गहराई से समझने से। पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर सॉल्यूशन बनाओ। सिंपल। चलिए, अब जाते जाते आपकी समझ को परखने के लिए एक सवाल। गुड़गांव में जो स्टैनफोर्ड डिजाइन अप्रोच इस्तेमाल हुआ, उसका कोर प्रिंसिपल यानी मूल सिद्धांत क्या है? ए, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करना। बी, प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए यूजर की जरूरतों पर फोकस करना। सी, सारे अवेलेबल सोर्सेज से डेटा इंटीग्रेट करना। या डी, फील्ड में ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाना। सोचिए, इसका जवाब हमारी पूरी बातचीत में ही छिपा है। नमस्ते। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रणालियों में से एक यानी भारत का पीडीएस अब टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह से बदल रहा है। आज हम उन 4 जबरदस्त टेक अपग्रेड्स पर बात करेंगे जो इस विशाल सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं विशाल, तो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पीटीएस दुनिया के सबसे बड़े फूड सिक्योरिटी नेटवर्क्स में से एक है। ये करोड़ों लोगों तक सीधे पहुंचता है, जो कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने बड़े और जटिल सिस्टम को डिजिटल युग में कैसे लाया जाए? कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि हर दाना सही व्यक्ति तक पहुंचे? इसका जवाब उन 4 इनोवेटिव पहलुओं में छुपा है, जिन्हें हम आज एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे जरूरी कड़ी से, यानी आम लोग, जिन्हें इस सिस्टम का फायदा मिलता है। और यहीं पर हमारी पहली टेक्नोलॉजी आशा काम आती है। आशा यानी अन्न सहायता हॉलिस्टिक एआई सॉल्यूशन एक एआई पर आधारित मंच है। ये पीडीएस के लाभार्थियों को एक बहुत ही आसान तरीका देता है कि वो ऑटोमेटेड कॉल्स के जरिए राशन मिलने पर अपना फीडबैक दे सकें। देखिए, इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। लाभार्थी को उसकी अपनी भाषा में एक ऑटोमेटेड कॉल आती है। वो बस अपनी बात कहते हैं और एआई फौरन ये समझ जाता है कि वो खुश हैं या नाखुश। ये सारी जानकारी रियल टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर्स तक पहुंच जाती है, जिससे वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। आशा प्लेटफॉर्म हर महीने 20 लाख लोगों से फीडबैक इकट्ठा करता है। ये स्केल अपने आप में अभूतपूर्व है और दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी लाखों लोगों की आवाज बन सकती है। अब इस कमाल के पीछे कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजीज हैं। भाषणी प्लेटफॉर्म ये पक्का करता है कि कॉल किसी भी भाषा में हो। एआई ये समझता है कि लोग खुश हैं या परेशान। शिकायतें अपने आप सही अधिकारी तक पहुंच जाती हैं और ये सब कुछ एक लाइव डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है। तो ठीक है, लोगों की आवाज तो सिस्टम तक पहुंच गई, लेकिन उस अनाज का क्या जो गोदामों में रखा है? यहीं पर हमारी दूसरी पहल भंडारण 360 गोदामों को स्मार्ट बनाने का काम करती है। भंडारण 360 को आप गोदामों का एक डिजिटल दिमाग समझ सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गोदाम के हर काम को, चाहे वो स्टॉक हो, फाइनेंस हो या फिर स्टाफ मैनेजमेंट, एक ही जगह से कंट्रोल करता है। इससे सब कुछ व्यवस्थित और पारदर्शी हो जाता है। ये बदलाव जमीन आसमान का है। सोचिए, पहले जहां हर काम कागजों पर होता था, अब सब कुछ ऑटोमेटेड है। जहां डेटा की सुरक्षा एक चिंता थी, अब वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। और सबसे बड़ी बात, अब सिस्टम सिर्फ प्रॉब्लम होने पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि भविष्य का अनुमान लगाकर उसे होने से पहले ही रोक सकता है। इसकी असली ताकत है इसकी कनेक्टिविटी। ये सिस्टम ना सिर्फ अपने 41 हिस्सों को जोड़ता है, बल्कि पोर्ट्स, एफसीआई और नाफेड जैसी 35 भारी एजेंसियों से भी सीधे बात करता है। मतलब अनाज के सफर की हर जानकारी एक ही जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो हमने लोगों से फीडबैक ले लिया, गोदामों को स्मार्ट बना दिया। अब अगला कदम क्या है? अनाज को गोदाम से सही जगह तक तेजी और कुशलता से पहुंचाना। और यहीं पर ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स का रोल आता है। और यहीं पे एंट्री होती है स्मार्ट ईएक्सआई वेयरहाउस सिस्टम की। ये एआई, आईओटी और ऑटोमेशन की तिकड़ी का इस्तेमाल करके कंटेनर स्टेशनों और गोदामों में क्रांति ला रहा है। इसके 3 पावरफुल हिस्से हैं। पहला, गेट ऑटोमेशन, जिससे ट्रक फास्टैग के जरिए बिना रुके अंदर बाहर आ जा सकते हैं। दूसरा, यार्ड मैनेजमेंट, जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, मतलब यार्ड का एक वर्चुअल मॉडल बनाता है ताकि हर कंटेनर की लोकेशन का सटीक पता हो। और तीसरा, स्मार्ट इन्वेंट्री, जो अपने आप स्टॉक की गिनती और ट्रैकिंग करता है। और अब हम आते हैं उस सिस्टम पर जो इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर साफ करता है। अन्न दर्पण भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के लिए एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है। ये पुराने डिपो ऑनलाइन सिस्टम की जगह ले रहा है ताकि काम और भी बेहतर और मॉडर्न तरीके से हो सके। ये लाइन इसकी सबसे बड़ी ताकत को बताती है।
ये एफसीआई और फूड डिपार्टमेंट दोनों के लिए सत्य का एकमात्र स्रोत है। सीधे शब्दों में कहें तो अब अलग अलग रिपोर्ट या आंकड़ों का कोई झंझट नहीं। हर किसी के लिए जानकारी का सिर्फ एक भरोसेमंद सोर्स है। इसकी खासियतें ही इसे एक गेम चेंजर बनाती हैं। ये मोबाइल फर्स्ट है, मतलब अधिकारी कहीं से भी काम कर सकते हैं। ये किसी भी दूसरे सिस्टम से आसानी से जुड़ जाता है। लाइव डैशबोर्ड्स तुरंत जानकारी देते हैं और सबसे ज़रूरी बात, ये पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है। तो जब हम इन चारों को एक साथ देखते हैं, आशा से लोगों की आवाज़, भंडारण 360 से स्मार्ट गोदाम, स्मार्ट EXCM से तेज लॉजिस्टिक्स और अन्न दर्पण से यूनिफाइड डेटा, तो ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये भारत की फूड सप्लाई चेन का एक पूरा रीबूट है जो इसे पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट, पारदर्शी और जवाबदेह बना रहा है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, इन चारों में से कौन सा प्लेटफॉर्म एफसीआई के लिए सत्य का एकमात्र स्रोत के रूप में काम करता है? आशा, भंडारण 360 या अन्न दर्पण? अगर आपने अन्न दर्पण सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये वही सिस्टम है जो सब कुछ एक साथ लाकर पूरी तस्वीर को साफ करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। सोचिए, समंदर की गहराइयों में एक ऐसा जीव है जिसे आज तक किसी ने जिंदा नहीं देखा, एक तरह का भूत। आज हम उसी समुद्री भूत की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। और पता है क्या, हाल ही में साइंटिस्ट ने पहली बार वाकई में एक भूत को देखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एक हिस्टोरिक डिस्कवरी है। एक ऐसी खबर जिसने मरीन बायोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो हुआ कुछ यूं कि नवंबर 2025 में मेक्सिको के बाहा कैलिफोर्निया के पास समंदर में साइंटिस्ट की नज़र पड़ी जिंगू टूथेड बीक्ड व्हेल पर। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार कि किसी ने इस व्हेल को अपने नेचुरल हैबिटेट में, मतलब जंगली माहौल में जिंदा देखा हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बीक्ड व्हेल है क्या भला, और ये इतनी खास क्यों है? आइए जरा इस रहस्यमयी जीव के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, जिंगकोंगो टूथेड बीक्ड व्हेल अकेली नहीं है। ये तो बीक्ड व्हेल्स की 24 अलग अलग स्पीशीज में से बस एक है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा परिवार जो हमारी नजरों से अब तक छिपा हुआ था। ये सभी व्हेल्स एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है जिसे सिटेशियन कहते हैं। मतलब इसमें व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइस सब आ जाते हैं। पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है? डॉल्फिन्स के बाद ये बीक्ड व्हेल्स का ही परिवार है जिसमें सबसे ज्यादा वैरायटी मिलती है। अच्छा, इस व्हेल का नाम भी बड़ा अजीब है ना? जिंको टूथेड। अब ये नाम आया कहाँ से? ये नाम इसकी एक बहुत ही खास फिजिकल फीचर की वजह से पड़ा है। चलिए देखते हैं जरा। तो बात ऐसी है कि इस व्हेल के निचले जबड़े से 2 अजीब से दांत बाहर निकलते हैं, और इन दांतों का जो शेप है वो बिल्कुल मशहूर जिंगो पेड़ की पत्ती जैसा है। मतलब पंखे जैसा फैला हुआ और बीच में हल्का सा कटा हुआ। कमाल है कि कुदरत भी क्या क्या डिजाइन बनाती है। दांतों के अलावा इसका शरीर भी काफी मजबूत और तगड़ा होता है। एक और बात, इसकी स्किन पर दूसरी बीक्ड व्हेल्स के मुकाबले काफी कम खरोच के निशान होते हैं, और इसके जो फ्लिपर्स हैं, मतलब पंख, वो छोटे, पतले और एकदम पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि ये दिखती कैसी है, लेकिन असली कहानी तो इसकी जिंदगी की है, जो किसी गहरे राज से कम नहीं है। असल में इसका जीने का तरीका ही है जो इसे इतना रेयर, इतना दुर्लभ बनाता है। तो फिर वही बड़ा सवाल, आखिर क्यों? इस व्हेल को ढूंढना लगभग नामुमकिन क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसके जीने के तरीके में। पहली बात, ये धरती पर सबसे ज्यादा गहराई में गोता लगाने वाले मैमल्स हैं। दूसरी बात, ये अपनी ज्यादातर जिंदगी समंदर के किनारों से बहुत बहुत दूर बिताते हैं। और तो और, जब ये सांस लेने सतह पर आते भी हैं तो बस कुछ ही मिनटों के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही शर्मीले हैं। नावों को देखते ही डरकर गायब हो जाते हैं। तो देखिए, इस एक व्हेल का दिख जाना सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है। ये हमें एक बड़ी सच्चाई याद दिलाता है कि हम अपने ही प्लैनेट के समंदरों के बारे में कितना कम जानते हैं। अब अगर हम इसके कंजर्वेशन की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा गया है। अब ये डेटा डेफिशिएंट क्या होता है, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, डेटा डेफिशिएंट का सीधा सा मतलब है कि हमारे पास इतनी जानकारी ही नहीं है कि हम बता सकें कि इनकी आबादी खतरे में है भी या नहीं।
सोचिए, ये व्हेल इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि हमें ये तक नहीं पता कि इसे हमारी मदद की जरूरत है भी या नहीं। जैसा एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है, इसकी हर एक झलक एक बड़ी पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा जोड़ने जैसा है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा अपना प्लैनेट ही अभी कितना अनएक्सप्लोर्ड है, कितना अनखोजा है। तो आज हमने इस समुद्री भूत के बारे में काफी कुछ जान लिया, तो क्यों ना अब अपनी नॉलेज को थोड़ा टेस्ट किया जाए। तो सवाल आपके लिए ये रहा, जिंको टूथ्ड बीक्ड व्हेल इंसानों को इतनी कम क्यों दिखती है? आपके ऑप्शन है ए, ये छिपने में मतलब कैमोफ्लाज में माहिर है, बी, ये बहुत गहराई में गोता लगाने वाला और शर्मीला मैमल है, या फिर सी, ये मीठे पानी की नदियों में रहती है। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका बहुत गहराई में जाना और इसका शर्मीला स्वभाव। यही दो चीजें हैं जो इसे समंदर का असली फैंटम यानी भूत बनाती हैं। और सच कहूं तो यही बात इसे हमारे प्लैनेट के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक बनाती है। तो जब भारत के विदेश मंत्री मॉस्को का दौरा करते हैं तो सबकी नजरें वहीं होती हैं। लेकिन एस जयशंकर की जो हालिया यात्रा थी ना, वो कोई आम डिप्लोमैटिक विजिट नहीं थी। ये तो ऐसा था मानो एक ही चाल में शतरंज के दो अलग अलग खेल खेले जा रहे हों। तो चलिए आज इसी दो आयामी मिशन के पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। देखिए, एक तरफ एक ग्लोबल लीडर और दूसरी तरफ एक उभरती हुई ताकत के विदेश मंत्री। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिप्लोमैटिक बैलेंस का सिंबल है। इस विजिट का असली मकसद था दोहरी भूमिका निभाना, एक तो एक रीजनल टीम के प्लेयर के तौर पर और दूसरा एक पुराने दोस्त के तौर पर। तो चलिए देखते हैं कि भारत ने इस कूटनीतिक रस्सी पर चल के कैसे संतुलन बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीलैटरल मोर्चे की। यहाँ भारत ने कई देशों के बीच अपना एक बहुत ही क्लियर और पावरफुल मैसेज दिया। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था। लेकिन ये एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन आखिर है क्या, जिसकी टेबल पर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी की नुमाइंदगी होती है? आइए पहले इस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को ही समझ लेते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एससीओ इस पूरे रीजन का एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड है। इसे 2001 में 3 बुराइयों से लड़ने के लिए बनाया गया था: आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद। मतलब ये एक ऐसा गठबंधन है जो स्टेबिलिटी को सबसे ऊपर रखता है। अब जरा इस ऑर्गेनाइजेशन का स्केल देखिए। चीन, रूस और सेंट्रल एशिया के देश तो इसके कोर में हैं ही, पर मजेदार बात यह है कि 2017 में भारत और पाकिस्तान, जो कि 2 राइवल्स हैं, एक साथ इसमें शामिल हुए। और अभी हाल ही में 2023 में ईरान भी इसका मेंबर बन गया है। इससे साफ पता चलता है कि इस ग्रुप का असर लगातार बढ़ रहा है। और इसी बड़ी सभा में भारत ने अपनी आवाज को बहुत मजबूती से रखा। जयशंकर का संदेश एकदम क्रिस्टल क्लियर था: आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई लीपापोती नहीं होगी। ये एक ऐसा बयान था जो उस कमरे में मौजूद हर किसी के कानों में गूंज गया। लेकिन बात सिर्फ सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं थी। जयशंकर ने इकोनॉमिक मुद्दों पर भी जोर दिया। उनका तर्क ये था कि आज की इस अनिश्चित दुनिया में देश सिर्फ कुछ ही ट्रेडिंग पार्टनर्स पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि हमें और ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जरूरत है ताकि सबकी अर्थव्यवस्थाएं सेफ रहें। चलिए अब आते हैं मिशन के दूसरे हिस्से पर। यहाँ भारत ने अपनी मल्टीलैटरल वाली हैट उतारी और पहनी बायलैटरल हैट। और ये सब कुछ था एक पुराने और बहुत जरूरी दोस्त रूस के साथ रिश्तों को मजबूत करने के बारे में। 23 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 23वीं बार है जब भारत और रूस के लीडर्स अपने सालाना समिट के लिए मिल रहे हैं। सोचिए, ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कोल्ड वॉर के जमाने से चली आ रही है और आज भी उतनी ही मजबूत है। तो जयशंकर की ये विजिट सिर्फ एक नॉर्मल विजिट नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े इवेंट की तैयारी थी। उनकी ये बैठकें असल में दिसंबर में मोदी और पुतिन के बीच होने वाली उस बड़ी समिट के लिए स्टेज सेट कर रही थी। पूरा मामला सही माहौल बनाने का था। और इस आने वाली समिट से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। माना जा रहा है कि इसमें कई डिफेंस डील्स, नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जो दोनों देशों के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी गहरा कर देंगी। यानी दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो हमने 2 अलग अलग डिप्लोमैटिक दुनिया देखी, एक बड़ी मल्टीलैटरल और दूसरी करीबी बायलैटरल। अब सवाल ये उठता है कि भारत इन दोनों को एक साथ मैनेज कैसे करता है, और यहीं पर असली डिप्लोमैटिक आर्ट देखने को मिलती है।
ये स्लाइड सब कुछ एक साथ समेट देती है। एक तरफ एससीओ में भारत का फोकस था रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे बड़े मुद्दों पर, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ मामला एक खास स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने का था। ये दिखाता है कि भारत कैसे एक ही समय पर कई मोर्चों पर काम करता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि भारत की विदेश नीति कोई सीधी सादी एक तरफा सड़क नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स चौराहा है। ये एक ही समय में बड़े गठबंधनों में एक टीम प्लेयर बनने और साथ ही कुछ खास पार्टनर्स के साथ मजबूत दोस्ती बनाए रखने की कला है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज के इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में किसी भी देश की सुरक्षा के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? कई देशों का एक बड़ा गठबंधन या फिर कुछ गिने चुने लेकिन बेहद मजबूत दोस्त? भारत तो दोनों रास्तों पर चल रहा है, पर क्या एक रास्ता दूसरे से बेहतर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के स्ट्रैटेजिस्ट आज भी सोच विचार कर रहे हैं।